हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेनिक जे स्टडी। हम लोगों प्रॉब्लम सेशन स्टार्ट किया था जिसमें बहुत से प्रॉब्लम डिस्कस किए हैं। अभी तक हम लोगों ने लगभग 25 क्वेश्चंस डिस्कस कर चुके होंगे और आगे हम लोग आज भी सेशन वही चलेगा, बस प्रॉब्लम ही डिस्कशन चलेगी। तो आप लोग बस देखिए मतलब कैसे सॉल्व किया जाता है और प्रैक्टिस कीजिए, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए। आप लोग देख रहे हैं मतलब थोड़ा रिस्पॉन्स देख रहे हैं, बहुत डाउन होते जा रहा है, आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा नहीं आ रहा है, देख रहे हैं। तो ऐसे मतलब रेस्पॉन्स अच्छा दीजिएगा तो फिर हम लोग को भी तो अच्छा लगता है, ठीक है। तो आप रेस्पॉन्स जो है देते रहिए अच्छे से, आप प्रैक्टिस करते रहिए क्वेश्चन, क्योंकि बिना एग्जाम अगर प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो फिर एग्जाम में मतलब क्रैक करने के लिए आपको प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, ठीक है। तो एग्जाम अगर आपको अच्छे से निकालना है तो आपको प्रैक्टिस करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो आप प्रैक्टिस करते रहिए, क्वेश्चन जितना भी प्रॉब्लम है लगाते रहिए, बुक से टेस्ट सीरीज वगैरह लीजिए, टेस्ट सीरीज वगैरह में लगाते रहिए, ठीक है ना। तो हम लोग आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26 स्टार्ट करेंगे, प्रॉब्लम डिस्कशंस। चलिए क्वेश्चन नंबर 26 आप नोट कीजिएगा। ये मतलब इस टाइप के क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं, आपको नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ निकालना है, लूप्स निकालना है, कितना लूप्स है इसमें, कितना नॉन टचिंग लूप्स है वो आपको कैलकुलेट करना है। तो ये इस टाइप के क्वेश्चन बहुत आसान भी होते हैं। अब मेन है कि इसमें काउंटिंग करना रहता है, तो ये बहुत मिस्टेक भी हो सकते हैं इसमें, एक भी काउंटिंग छूट जाता है तो आंसर नेगेटिव आ जाता है, मतलब मार्क्स जो है नेगेटिव मिल सकता है अगर नेगेटिव मार्किंग होगा तो, ठीक है। और ऑप्शन दूसरा आप मार्क आ जाइएगा। तो चलिए ये क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में क्या बोला है, बोल रहा था एसएफजी शोन इन द फिगर हैज, एसएफजी जो शोन है इसमें जो भी एसएफजी दिया हुआ है सिग्नल फ्लो ग्राफ है, इसमें आपको कैलकुलेट करना है कि कितना नंबर ऑफ फॉरवर्ड पाथ है, वही बोल रहा है। ऑप्शंस देखिए, 2 फॉरवर्ड पाथ्स, 4 लूप्स, नो नॉन टचिंग लूप्स। फिर इसमें दिया हुआ है बी में 3 फॉरवर्ड पाथ्स, 5 लूप्स, नो नॉन टचिंग लूप्स। सी दिया हुआ है 3 फॉरवर्ड पाथ्स, 3 लूप्स एंड नो नॉन टचिंग लूप्स। डी ऑप्शन दिया हुआ है 2 फॉरवर्ड पाथ्स, 4 लूप्स एंड 2 नॉन टचिंग लूप्स। तो यहां पे आप काउंट करना स्टार्ट कीजिए। तो फॉरवर्ड पाथ जो है, तो फॉरवर्ड पाथ में देखते हैं क्या है, फॉरवर्ड पाथ देखते हैं कौन कौन सा फॉरवर्ड पाथ है। तो आपको कौन कौन सा फॉरवर्ड पाथ दिख रहा है, देखिए यहां पे मैंने बताया था आपको फॉरवर्ड पाथ क्या होता है, इनपुट नोड से लेकर के आउटपुट नोड तक जो होता है, जो पाथ जाता है, समझ रहे ना, उसी को हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड पाथ। तो यहां पे फॉरवर्ड पाथ क्या दिख रहा है, देखिए इनपुट ये है, ये क्या दिख रहा है, ये इनपुट है और ये है यहाँ पे 7 जो है यहाँ पे आउटपुट है। क्या है आउटपुट है ये, क्योंकि यहां पे देखिए ये इनपुट नोड है, यहां से कैलकुलेट कीजिए और यहां से देखिए यहाँ पे आपको फॉरवर्ड पाथ देखना है। तो फॉरवर्ड पाथ के लिए देखिए पाथ जो इनपुट नोड से लेकर के आउटपुट नोड तक जो होता है, तो यहां पे देखिए यहाँ पे क्या होगा, एक पाथ आपको सीधा दिख रहा है, ऐसे दिख रहा है कि नहीं बताइए, एक पाथ आपको दिख गया, ठीक है। काउंट करना स्टार्ट कीजिए। दूसरा पाथ देखिए यहां से ऐसे स्टार्ट कीजिए, एक ऐसे जाएगा कि नहीं बताइए, दूसरा पाथ दिख गया आपको। तीसरा पाथ देखिए और कहां बन सकता है, ऐसे ढूंढना पड़ेगा आपको। तीसरा पाथ देखिए यहां से ऐसे जा रहा है, कैसे जा रहा है, फिर ऐसे 3 पाथ दिख गया आपको, एक यहां से जा रहा है, एक यहां से जा रहा है और एक यहां से ऐसे करके जा रहा है। और कोई पाथ दिख रहा है क्या, अब चलिए यहां से देखते हैं। यहां आए, यहां पे आए हैं, यहां जा नहीं सकते क्योंकि एरो क्या है, इधर एरो दिया हुआ है, इधर से हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते, ये रॉन्ग पाथ है इसको, ठीक है। इधर तो जा चुके हैं, इधर जा चुके हैं, ठीक है। अब एक इधर आइए, यहां फिर यहां से आइए, यहां भी नहीं जा सकते क्योंकि एरो जो है अपोजिट डायरेक्शन में है, तो यहां भी हम लोग प्रोसीड नहीं कर सकते। तो हमको और कोई ऑप्शंस, ये जा चुके हैं, यहां भी जा चुके हैं, मतलब यहां पे ओनली 3 फॉरवर्ड पाथ है। कितना है, 3 फॉरवर्ड पाथ। समझ में आ रहा है ना, 3 फॉरवर्ड पाथ्स। तो यहां पे आपको कौन सा ऑप्शन सही लग रहा है, देखिए ए और डी तो यहीं पे कैंसिल हो गया क्योंकि 2 फॉरवर्ड पाथ बोल रहा है, तो ए और डी यहीं पे कैंसिल। आपका अब जो लड़ाई है बी और सी में लड़ाई है, बी और सी में लड़ाई है। तो आपको अब फिर कैलकुलेट करना है क्या, लूप्स। देखिए दोनों में 3 फॉरवर्ड पाथ है, इसमें 3 फॉरवर्ड पाथ है, दोनों में 9 नॉन टचिंग लूप्स दिख रहा है और यहाँ पे एक 5 लूप्स है, एक 3 लूप्स है। तो आपको लूप्स भी कैलकुलेट करना पड़ेगा, समझ में आ रहा है ना, लूप्स कैलकुलेट कर रहा है। तो लूप्स को पता ही आपका डेफिनेशन क्या होता है,
कि जो जहां से स्टार्ट हुआ है सिग्नल और वही सेम अगर वही नोड्स जहां से जिस नोड से स्टार्ट हुआ है वही नोड में फिर से रिपीट करता है, वही नोड में एंड हो जाता है, जहां से स्टार्ट किया वही सेम नोड में एंड भी करता है, तो उसी को लूप्स बोला जाता है। ठीक है, तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है बताइए, लूप काउंट कीजिए। लूप काउंट कीजिएगा तो क्या होगा, देखिए कौन कौन सा लूप आपको दिख रहा है। देखिए पहला तो ये आपको दिख गया, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे दिख रहा ना, यहां से स्टार्ट हुआ ऐसे गया और एक ऐसे आ गया। लूप 1 यहां पे हमको दिख गया L1। क्लियर। दूसरा लूप आप देखिए कहां, ये लूप काउंट करने में थोड़ा सा लफड़ा होता है क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड रहते हैं। तो देखिए यहां पे और दूसरा क्या दिख रहा है आपको बताइए, और दूसरा क्या दिख रहा है। अच्छा हाँ, यहां पे देखिए, यहां पे आप ध्यान से देखिएगा, ये देखिए यहां से स्टार्ट हुआ, ये 3 से स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट होते तो 5 में गया, 5 में देखिए एरो का डायरेक्शन चलना है, एरो का डायरेक्शन चलिएगा, यहाँ रिटर्न होते होते फिर यहाँ रिटर्न आया, ये दिख रहा है ना L2, ये L2 लूप है। क्लियर। यहां से स्टार्ट होते होते यहां से होते होते यहां आया, 3 में फिर से एंड हो गया, तो ये L2 लूप आपको दिख गया। और कोई लूप, अभी तो 2 ही हुआ है, अभी 3 या 5 होना है। और कोई लूप दिख रहा है, हाँ दिख रहा है, बिल्कुल दिख रहा है, बिल्कुल लूप दिख रहा है। देखिए एक देखिए बहुत बड़ा लूप बन रहा है, यहां पे देखिए ऐसे जाएगा, ये हो गया, यहां से यहां हुआ, ये यहां से स्टार्ट हुआ, ऐसे ऐसे आते आते ये यहां से आएगा, देखिए पूरा ये लूप बन गया कि नहीं, पूरा बड़ा लूप यहां से स्टार्ट होते 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 यहां आ गया, 3 लूप हो गया। ये L3 है, ये लूप आपका L3 हो गया। क्लियर। और कोई लूप दिख रहा है बताइए, 3 लूप हो गया, मतलब यहां भी C हो सकता है, और इससे एक्सीड कर गया तो आंसर B हो जाएगा। और एक लूप देखिए कैसे काउंट करना मैं बता रहा हूं, इसलिए टाइम ले रहा हूं मुझे तो। यहां पे और कोई लूप बन रहा है, देखिए हाँ यहां पे देखिए एक और लूप बन गया, ऐसे यहां से ऐसे जाएगा, ठीक है, और ये ऐसे, और ये ऐसे आके फिर ऐसे जाएगा, दिख रहा है आपको, ये L4 लूप दिख गया आपको, यहां से ऐसे गया, यहां से होते होते यहां आ जाएगा, हो गया L4 लूप। ठीक है, तो मतलब C तो गलत हो गया। अब ऑप्शन बी ही करेक्ट है या बी ऑप्शन ही करेक्ट है। एक और लूप आपको ढूंढना है, तो एक और लूप आपको क्या दिख रहा है बताइए, एक और लूप आपको दिखने वाला है, देखिए यहां पे देखिए एक और लूप हमको दिख गया, यहां तक 5 लूप आपको कंप्लीट हो गया। यहां से ऐसे स्टार्ट हुआ, 3 से स्टार्ट हुआ ऐसे, ये वाला डायरेक्शन, और ये ऐसे आकर के यहां पे एंड हो गया, मतलब ये वाला पार्ट ऐसे, टोटली L5 हो गया, 5 लूप हो गया, मतलब बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। समझ में आ रहा। नॉन टचिंग लूप्स क्यों होगा, क्योंकि नहीं होगा क्योंकि सारा यहाँ पे कोई ऐसा नहीं बन रहा है कि 2 लूप आपस में कॉमन नोड नहीं होना। 2 नॉन टचिंग लूप्स का मतलब क्या होता है, मैंने बताया था आपको कि दोनों के बीच में कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जितना भी लूप बना है उसमें ये क्लियर हो गया है कि 2 नॉन टचिंग लूप्स है, यहाँ पे नहीं है कोई भी कॉमन नोड जो है एग्जिस्ट कर रहा है, सब में जो है कॉमन नोड एग्जिस्ट कर रहा है, आप वो चेक कर लीजिएगा इस को। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, बी आंसर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन 27 की ओर। चलिए क्वेश्चन 27, क्वेश्चन 28 आप नोट कीजिए, ठीक है ना। तो आपको यहाँ पे 27 में पहले आपको नोट करना है, खुद से ट्राई कीजिए। देखिए क्वेश्चन 27 क्या दिया हुआ है, फॉर द SFG सिग्नल फ्लो ग्राफ आपको दिया हुआ है, आपको इसमें क्या कैलकुलेट करना है, shown in the given figure the value of x2 is, x2 का वैल्यू फाइंड करना है, ये x2 का वैल्यू फाइंड करना है। क्लियर है। तो यहां पे आपको देखिए कैसे डायरेक्टली कैलकुलेट होगा x2 का वैल्यू। तो यहां पे कैलकुलेट करने के लिए मतलब जितना भी कैसे कैलकुलेट करेंगे, जितना भी इसके अक्रॉस जो ब्रांच आ रहे हैं, इसके तरफ आ रहे हैं इनकमिंग ब्रांच x2 का, उसी को बस लिखना है, दैट इज द वैल्यू ऑफ x2 सिंपली। तो यहां पे x2 पे इनकमिंग ब्रांच कौन कौन है, तो एक x1 से आ रहा है, इधर से आ रहा है ना, और एक कहां से आ रहा है, एक x3 से आ रहा है, इधर से दिख रहा है, ये तो इधर से जा रहा है। तो जो भी इनकमिंग ब्रांच होगा उसी को हम लोग यहाँ पे x2 का वैल्यू को लिखेंगे, ठीक है ना। तो x2 इक्वल टू क्या दिख रहा है, x2 इक्वल टू सिंपली क्या हो जाएगा,
ये इनकमिंग है, तो इसका जो गेन होता है इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 से, ठीक है। तो इसका गेन क्या है, a12 x1, ये हो जाएगा। उसके बाद दूसरा कौन सा आ रहा है, x3 से आ रहा है, जिसका गेन क्या है a32, उसको भी लिख दीजिए प्लस a32 x3। और कोई दिख रहा है इनकमिंग इसमें, नहीं दिख रहा है, तो x2 का वैल्यू यही हो जाएगा, x2 इक्वल टू a12 x1, a12 x1 और a32 x3। तो यहां पे ऑप्शन कौन सा सही लग रहा है, बी ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। क्लियर। अब यहीं पे अगर आपके पूछता कि फाइंड द x3 के लिए रहता, तो x3 के लिए रहता तो क्या दिखता है, x3 में इनकमिंग कौन सा दिख रहा है, एक ही दिख रहा है, ये वाला। तो x3 का वैल्यू क्या हो जाता, x3 का वैल्यू इज इक्वल टू a23 x2 हो जाता, बस सिंपल, a23 x3। क्लियर, ऐसे निकालना है। उसी तरह वो बोलता है x4 का क्या होगा, तो x4 इक्वल टू क्या हो जाएगा, बताइए, इनकमिंग कौन सा है, यही तो इनकमिंग है, तो a34 x3, ये हो जाएगा आपका। x1 का जो वैल्यू x1 ही होगा, क्योंकि इसमें कोई इनकमिंग नहीं है, ठीक है। तो यहां पे आपको समझना होगा, जो भी इनकमिंग नोड्स होते हैं, ब्रांचेस होते हैं, उसी का गेन को हम लोग उसके पार्टिकुलर नोड से जहां से आ रहा है उससे मल्टीप्लाई करके लिखते हैं, वही उसका आउटपुट हो जाता है। तो सिंपली एक सिंपल क्वेश्चन था, अगर आपको नहीं पता, इसलिए मैंने इस चीज का नहीं बताया था उस समय थ्योरी में, तो मैंने इस चीज को प्रॉब्लम ले लिया, आपको प्रॉब्लम से बता दिया, क्योंकि आपको वहां पे आप क्लियर हो जाएगा कि मतलब हाँ, मान लीजिए कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ द नोड x2, तो डायरेक्टली आप ऐसे कैलकुलेट कर सकते हैं, जो भी इनकमिंग नोड्स होगा उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसका आंसर हो जाएगा बी, करेक्ट ऑप्शन। ठीक है। अब यहां पे देखिए, यहां पे क्वेश्चन नंबर 28 है, उसको नोट की, क्वेश्चन नंबर 28 देखिए। क्वेश्चन नंबर 28 क्या बोल रहा है, इन द फ्लोइंग ब्लॉक डायग्राम, इस ब्लॉक डायग्राम, इन द फ्लोइंग ब्लॉक डायग्राम g1 इक्वल टू 10 by s, g2 इक्वल 10 by s प्लस 1, h1 इक्वल टू s प्लस 3, h2 इक्वल टू 1। बोल रहा था ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन c by r इज गिवन बाय, ओवरऑल ट्रांसफर फंक्शन, यहाँ पे ऑप्शन शायद मैंने नहीं दिया है, ऑप्शंस को नोट कर लीजिएगा। ऑप्शंस जो है, आपको ऑप्शंस मैं नोट करवा देता हूँ। यहाँ पे ए ऑप्शन जो है, ये ऑप्शन जो है 10 by 11s स्क्वायर प्लस 11s स्क्वायर प्लस 31s प्लस 100, ये ऑप्शन है। बी ऑप्शन दिया हुआ है 100 by 11s स्क्वायर प्लस 31s प्लस 100, ये दिया हुआ है। सी ऑप्शन दिया हुआ है 10 by 11s स्क्वायर प्लस 31s, और डी ऑप्शन दिया हुआ है 100 by 11s स्क्वायर प्लस 31s। क्लियर। तो ये ऑप्शन दिया हुआ है यहाँ पे प्लस 10, ये ऑप्शंस आपको दिए हुए हैं। तो यहाँ पे आपको देखना है कि कौन सा ऑप्शन इसमें मैच कर रहा है, आपको क्लियरली वो आपको यहाँ पे ऑब्जर्व करना है, ठीक है। तो यहाँ पे कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको यहाँ पे सोचना होगा, आप कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे इंपॉर्टेंट ये है। तो देखिए, इस ब्लॉक डायग्राम को पहले आपको रिड्यूस करना होगा, सी बाई आर का फॉर्म में लाना होगा पूरे को, मतलब आपको ट्रांसफर फंक्शन पहले इसको कैलकुलेट करना होगा, मतलब सी बाई आर कैलकुलेट करना होगा। तो सी बाई आर कैलकुलेट करने के लिए आपको ब्लॉक को रिड्यूस करना होगा। तो पहले क्या करेंगे, पहले जो इनर मोस्ट ब्लॉक होता है जनरली उसी को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। जैसे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये नेगेटिव फीडबैक है, ये फीडबैक पाथ गेन दिख रहा है h1, ये फॉरवर्ड पाथ गेन g2 दिख रहा है, और ये नेगेटिव फीडबैक है माइनस लगा हुआ है। तो यहाँ पे उस ब्लॉक का क्या हो जाएगा बताइए, मैं इधर रब कर दे रहा हूं, इसको रब कर रहा हूं, यहाँ पे स्पेस नहीं आएगी नहीं तो। उसका क्या होगा बताइए, यहाँ पे इसको करने के बाद यहाँ पे आपको क्या दिखेगा, इसका हो जाएगा, क्या होगा बताइए, उसका ट्रांसफर फंक्शन क्या हो जाएगा, g2 by 1 प्लस g2 इंटू h1 होगा कि नहीं बताइए, यही तो होगा ना, g2 by 1 प्लस g2, इसका क्या नेगेटिव फीडबैक है तो प्लस हो जाएगा, प्लस g2 इंटू जो उसका गेन है, फीडबैक पाथ गेन क्या है h1 है, तो वो हो जाएगा उसका गेन। तो उसका पूरे को क्या होगा, वो जो पूरा है उसको एक ब्लॉक से हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं। तो उसका रिप्लेस करने के बाद हम लोग क्या मिलेगा, देखिए ऐसे मिलेगा ना, यहाँ g1 है और यहाँ पे आपको ऐसे रिप्लेस कीजिएगा तो यहाँ पे यही मिलेगा ना, g2 डिवाइडेड बाई
1 प्लस G2 इंटू H1, यही मिलेगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, C आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस है, ये R है, और यहाँ ये हो जाएगा H2, यही है। क्लियर, बस यही करना है और कुछ नहीं करना है इसमें। अब यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है, दो ब्लॉक जो है कैस्केड में कनेक्शन है। तो कैस्केड में जो कनेक्शन होता है तो क्या होता है, सिंपली मल्टीप्लाई हो जाता है। तो मल्टीप्लाई कर दीजिए इसको, कुछ नहीं है इसमें, ये हो जाएगा G1 इंटू G2। अब यहाँ पे क्या दिख रहा है, अब ये क्लोज लूप दिख रहा है फिर से, और वो क्या है, नेगेटिव फीडबैक। तो बस पुट कर दीजिए, बस C/R निकल जाएगा। अब C/R इक्वल टू क्या हो जाएगा, G1 G2 बाई 1 प्लस G2 H1 डिवाइड बाई 1 प्लस G1 G2 1 प्लस G2 H1 इंटू H2। इसको अगर फर्दर सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, G1 G2 1 प्लस G2 H1 प्लस G1 G2 H2, यही तो मिलेगा ना आपको, बताइए। 1 प्लस G2 H1 इधर आ गया, G1 G2 H2, और ये कैंसिल हो जाएगा, तो G1 G2 बाई 1 प्लस G2 H1 प्लस ये। तो फाइनल जो ट्रांसफर फंक्शन आया ये आया आपका। अब यहीं पे क्या कीजिए, आपको वैल्यू पुट करना होगा। आपको वैल्यू क्या दिया हुआ है, G1 G2 H1 और H2 का वैल्यू पुट करके देखिए क्या आएगा। देखिए थोड़ा लंबा है ये हो जाएगा। G2 का वैल्यू दिया हुआ 10 बाई S प्लस 1 दिया हुआ है, बाई 1 प्लस G2 का वैल्यू है 10 बाई S प्लस 1, और इसका दिया हुआ H1 का वैल्यू है S प्लस 3। समझ में आ रहा ना क्या कर रहे हैं हम लोग, उसको वैल्यू पुट करते रहिए। H1 दिया हुआ है, G1 दिया हुआ है, और उसको सॉल्व करना है आपको। और यहाँ पे G1 G2 क्या है, G1 है आपका 10 बाई S इंटू 10 बाई S प्लस 1, उसके बाद H2 का वैल्यू है 1, तो 1 कर दिए। देखिए ये समझ में आया कि नहीं, बस वैल्यू पुट कर दिए उसकी जगह पे। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, बस एलसीएम वगैरह लेना है, इसको मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। तो ऊपर हो जाएगा 100, ऊपर हो जाएगा क्या 100, और नीचे हो जाएगा S इंटू S प्लस 1। क्लियर। अब इसका एलसीएम लीजिएगा S इंटू S प्लस 1 और S प्लस 1 का, तो S इंटू S प्लस 1 ही होगा इसका एलसीएम, तो S इंटू S प्लस 1 ही एलसीएम आ जाएगा इसका। अब ऊपर क्या होगा, यहाँ पे भी 1 है, तो यहाँ पे हो जाएगा S इंटू S स्क्वायर प्लस S, डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दे रहे हैं। अब यहाँ पे 10S, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो 10S स्क्वायर प्लस 30S आ जाएगा। अब प्लस यहाँ पे क्या है 100, ये कैंसिल हो गया, आपका क्या मिल गया 100 बाई S स्क्वायर प्लस 31S स्क्वायर, 11S स्क्वायर, 10S स्क्वायर और S स्क्वायर, 11S स्क्वायर 31S प्लस 100। ये ऑप्शन सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, थोड़ा सा लेंदी बन जा रहा है, लेकिन है क्वेश्चन सिंपल, कुछ है नहीं इसमें। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर क्या जा रहा है आपका, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। 100 बाई 11S स्क्वायर प्लस 31S प्लस 100, यही इसका करेक्ट ऑप्शन होगा, करेक्ट आंसर होगा। क्योंकि अब देखिए कैलकुलेट करके खुद से ट्राई कीजिए, एक बार आ रहा है कि नहीं वो चेक कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पे 100 बाई 11S स्क्वायर और 31S, बी आंसर इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, तो अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन 29, 30 ये सब देखते हैं। क्लियर है। Genic Prime is the new features by Genic Education where you will get 450 plus video series questions explanation, Prime Facebook group for doubt solving, assignments, live sessions and many more. If you are interested then visit website and join quickly. For any query call on 9837933283. क्वेश्चन 29, क्वेश्चन 30 आप लोग नोट कीजिएगा। 29 और 30 देखिए क्या निकालना है इसमें आपको, पहले पढ़िए। SFG shown in the following figure, consider the following statement regarding the SFG। ये SFG दिया हुआ है आपको इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है, इसका मतलब ये हुआ कि कौन सा स्टेटमेंट जो है, तीनों स्टेटमेंट करेक्ट, तीनों इसमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट है, मतलब इसको रिप्रेजेंट कर रहा है SFG को। तो पहला जो स्टेटमेंट दिया हुआ क्या दिया हुआ, पढ़िए इसको। देयर आर 3 फॉरवर्ड पाथ्स, पहला है। सेकेंड क्या दिया हुआ, देयर आर 3 इंडिविजुअल लूप्स। थर्ड क्या दिया हुआ, देयर आर 3 नॉन टचिंग लूप्स। तो मतलब यहाँ पे हमको गिनना होगा कितना फॉरवर्ड पाथ है, कितना इंडिविजुअल लूप्स है और कितना नॉन टचिंग लूप्स है। ठीक है, तो पहला ही फॉरवर्ड पाथ जो गिनेंगे, काउंट करते हैं, तो फॉरवर्ड पाथ जो होता है इनपुट से लेकर के आउटपुट तक, ये इनपुट है और ये आउटपुट है। ठीक है, इनपुट नोड मतलब जितना भी, मतलब इनपुट नोड का मतलब जानते ही क्या होता है, मैंने आपको बताया अच्छे से।
इनपुट नोड में क्या होता है, जितना भी आउटगोइंग सारा जो ब्रांचेस होता है, आउटगोइंग ब्रांचेस वहीं से निकलता है। तो आउटगोइंग ब्रांचेस, कोई इसमें इनकमिंग ब्रांचेस नहीं हो सकता। तो देख रहे हैं X1 में आउटगोइंग ब्रांच है ना, तो ये इनपुट नोड है। और आउटपुट नोड में क्या होता है कि सारा इनकमिंग ब्रांचेस हो सकता है, आउटगोइंग ब्रांचेस नहीं होगा, तो इनकमिंग है ना, तो ये होगा आउटपुट नोड। अब इस दोनों के बीच का जो पाथ होता है उसी को बोलते हैं हम लोग फॉरवर्ड पाथ। क्लियर है? तो देखिए पाथ काउंट कीजिए। तो पहला पार्ट आपको क्या दिख रहा है, ये दिख रहा है ना, ये हो गया पहला पाथ। ठीक है, पाथ नंबर 1 आपको दिख गया। दूसरा पाथ क्या दिख रहा है बताइए, एक ऐसे जाएगा, पाथ नंबर 2 दिख गया। तीसरा पाथ सेम इस तरह आकर के यहां से जाएगा, पाथ नंबर 3 दिख गया आपको। क्लियर? और कोई पाथ बन सकता है क्या? देखिए इधर जा नहीं सकता, क्योंकि क्यों नहीं जा सकता, क्योंकि एरो इसका अपोजिट डायरेक्शन में है, हमको एरो के डायरेक्शन में ही मूव करना होता है। तो ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे, तो 3 पाथ दिख गया। तो देयर आर 3, ये करेक्ट है, देयर आर 3 फॉरवर्ड पाथ, और कोई पाथ नहीं दिख रहा है, तो ये करेक्ट स्टेटमेंट है, पहला लगा है सही है। दूसरा क्या बोल रहा है, देयर आर 3 इंडिविजुअल लूप्स, 3 इंडिविजुअल लूप्स है। देखिए कितना लूप्स बन रहा है, हम मैं मार्क करते जा रहा हूं आपको, देखिए बस एक देखिए यहां ऐसे, ये लूप 1 हो गया। क्लियर? एक लूप यहां बनेगा, देखिए L2 हो गया। एरो के डायरेक्शन में मूव करना, याद रखिएगा, ये एरो है ऐसे, 1 2 हो गया। ये भी दिख रहा है आपको, देखिए यहां पे 3 दिख रहा है, तो 3 तो दिख गया आसानी से। और कोई दिख रहा है क्या? हाँ, एक और हमको दिख रहा है, जो लोग हमेशा मिस्टेक कर देते हैं इस पे, एक देखिए ये भी है, एक लूप बन रहा है, ऐसे आकर के ऐसे आकर के ऐसे, इस ऐसा लूप पूरा, मतलब यहां से लेकर के ऐसे ऐसे करके एक लूप बन रहा है, देखिए ऐसे करके बन रहा है, ऐसे करके दिल, मतलब दिल शेप में, हार्ट शेप जो होता है, समझ में आ रहा ना, उस पे बन रहा है। देखिए यहां से आकर के यहां से ऐसे ऐसे करके बन रहा है। ठीक है, तो ये कितना हो गया, टोटली 4 लूप हमको दिख रहा है। 4 लूप दिखा ना आपको, तो 4 लूप जो दिख गया, तो यहाँ पे क्या है, यहाँ बोल रहा है देयर आर 3 इंडिविजुअल लूप्स, तो ये गलत हो गया आपका, ये क्या हो गया, रॉन्ग हो गया। तीसरा क्या है, देयर आर 3 नॉन टचिंग लूप्स। तीसरा क्या है, 3 नॉन टचिंग लूप्स। नॉन टचिंग लूप्स मतलब दो एक दूसरे का, 2 लूप ऐसा लूप है जिसमें कोई कॉमन नोड नहीं होना चाहिए। तो कॉमन नोड देखिए, ये लूप को लीजिए और ये लूप को लीजिए, कोई कॉमन नोड दिख रहा है दोनों के बीच में? नहीं दिख रहा है, तो ये हो गया एक लूप पेयर, L1 और L3 एक लूप पेयर बन गया। दूसरा देखिए L2 और L3 को लीजिए, ये भी कॉमन नोड नहीं दिख रहा है आपका, ये L2 है और ये L3, कोई कॉमन नोड नहीं दिख रहा है, तो L2 L3 भी नॉन टचिंग लूप्स हो जाएगा। तीसरा क्या हो सकता है, ये देखिए L4 और L3, ये इसमें भी कोई कॉमन नोड नहीं है। लेकिन अगर L1 और L2 को लेंगे, L1 और L2 को लेंगे तो क्या होगा, ये कॉमन नोड आ गया, X3 जो है कॉमन नोड आ गया, तो ये नॉन टचिंग लूप्स नहीं होगा। उसी तरह अगर L1 और L4 को लेंगे, तो L1 और L4 में तो बहुत से कॉमन नोड है, X2 X3 X4 कॉमन नोड आ गया, X2 X3, ठीक है। उसी तरह L2 L4 में कॉमन नोड्स आ जाएगा, तो खाली 3 पेयर बन सकता है, वो पॉसिबल है। वो क्या है, L1 L3, L2 L3 और L4 L3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, देयर आर 3 नॉन टचिंग लूप्स, 3 जो है नॉन टचिंग लूप्स है। तो इसमें ऑप्शन क्या होगा, ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन क्या क्या हो गया, ऑप्शन मतलब स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 इज द करेक्ट स्टेटमेंट्स। क्लियर? अब आता है क्वेश्चन नंबर 30। इस टाइप का देखिए, इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है। क्या बोल रहा था, ब्लॉक डायग्राम शोन इन फिगर इज इक्विवेलेंट टू, ये जो डायग्राम शो किया हुआ है ये किसके इक्विवेलेंट है? इक्विवेलेंट मतलब सेम, एक तरह से सेम है, ये चारों में से, चारों ब्लॉक डायग्राम में से किससे मैच कर रहा है, आपको ये चेक करना है। क्लियर है? इस चारों ब्लॉक डायग्राम में आपको चेक करना है कि ये जो ब्लॉक डायग्राम है ये किससे मैच कर रहा है, सेम मतलब। तो मैचिंग मतलब क्या होना चाहिए कि आउटपुट या जो भी उस पैरामीटर्स है वो सेम होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे x1 का वैल्यू, यहाँ x2 का वैल्यू देखेंगे तो क्या होगा, इस पॉइंट का वैल्यू क्या मिलेगा, x1 इंटू जी, यही मिलेगा। तो यहाँ पे c इक्वल टू क्या हो गया, c इक्वल टू x1 इंटू जी मिल गया, मिला ना, c इक्वल टू क्या मिल गया, x1 इंटू जी मिला। और x2 इक्वल टू क्या हो गया बताइए, x2 इक्वल टू भी सेम x1 इंटू जी, यही मिल गया। तो यहाँ पे इक्विवेलेंट का मतलब यही हुआ कि यहां भी अगर हम c और x2 को देखें सब ब्लॉक डायग्राम में,
तो उसका वैल्यू भी x1 इंटू जी और x2 दोनों का वैल्यू x1 इंटू जी आना चाहिए, तभी ये इक्विवेलेंट हो सकता है। समझ में आ रहा है ना क्या बताना चाह रहे हैं? C जो है यहाँ पे क्या है, x1 इंटू जी, और x2 क्या है, ये भी x1 इंटू जी है। ये तभी इक्विवेलेंट हो सकता है जब यहाँ चारों में से किसी ब्लॉक डायग्राम का सेम वैल्यू मिलता है, एक C और x2 का, तभी इक्विवेलेंट होगा। तो यहाँ पे चेक कीजिए आप ऑप्शन ए को चेक कीजिएगा तो C का वैल्यू क्या मिलेगा, ये x1 यहाँ आया, यहाँ का वैल्यू हो गया x1 इंटू जी, ठीक है, C मैच कर गया, x1 इंटू जी मैच कर गया, ये मैच कर गया। लेकिन x2 का वैल्यू क्या दिख रहा है यहाँ पे, x2 का वैल्यू क्या दिख रहा है, सिंपली ये x1 यहाँ आएगा, यहाँ x1 आ गया, यहाँ, तो मतलब x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या दिख गया, x1 के बराबर। दोनों मैच कर रहा है क्या, बताइए आप लोग, इस दोनों को मैच कर रहा है क्या, नहीं मैच कर रहा है, तो ये गलत ऑप्शन है, ऑप्शन ए रॉन्ग, मतलब इक्विवेलेंट नहीं है उसका, दोनों ऑप्शन मैच नहीं कर रहा। बी भी देखिए क्या है, यहां पे देखिए x1 है, ये x1 यहां आया, अब C का वैल्यू क्या हो गया, C इक्वल टू x1 इंटू जी हो गया, हुआ ना, C का वैल्यू क्या हो गया, x1 इंटू जी हो गया। अब x2 का वैल्यू क्या होगा, यहां से x1 आ रहा है और x1 इंटू जी, तो ये भी हो जाएगा आपका x2 का वैल्यू, दोनों का वैल्यू देखिए सेम आ गया कि नहीं, तो B जो है करेक्ट ऑप्शन है। x2 का वैल्यू भी हो गया, इधर से x1 आया, x1 इंटू जी हो गया, यहाँ पे g मल्टीप्लाई कर दिए, तो x2 इक्वल टू क्या हो गया, x1 इंटू जी, और C का वैल्यू भी क्या हो गया, x1 इंटू जी हो गया, करेक्ट। तो यहाँ पे मैच करके दोनों ऑप्शंस, दोनों C और x2 के दोनों मैच करके, तो B ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन, इक्विवेलेंट है। बाकी का देखिए मैच नहीं करेगा, यहाँ x1 आया तो C का वैल्यू क्या हो गया, ठीक है, C मैच कर गया x1 इंटू जी, लेकिन यहाँ पे देखिए x2 का वैल्यू क्या आ जाएगा, यहाँ x1 आएगा तो x2 का वैल्यू हो गया क्या, x1 बाई जी होगा, बाई में जी आ गया, हमको मल्टीप्लीकेशन में जी चाहिए, करेक्ट, ये भी रॉन्ग हो जाएगा। डी ऑप्शन देखिए क्या होगा, यहाँ x1 है, यहाँ पे आ गया क्या, x1 इंटू जी, यहाँ पे क्या आ गया, x1 इंटू जी मल्टीप्लाई होगा, चलिए x2 मान के चलिए, x2 मैच कर गया, x1 इंटू जी मैच कर गया, लेकिन C देखिए क्या हो गया, C इक्वल टू x1 आएगा, क्योंकि देखिए जब x1 इंटू जी को मल्टीप्लाई करेंगे 1 बाई जी से, तो जी कैंसिल हो गया, तो C का वैल्यू क्या हो गया, x1 हो गया, तो ये भी देखिए C का वैल्यू यहाँ पे मैच नहीं कर रहा है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया, ओनली बी। तो आपको ऐसे चेक करना होगा, ऐसे चेक करना होगा आपको। तो ये आपके याद कीजिए, मैंने एक रूल्स बताया था आपको, शिफ्टिंग ऑफ टेकअप पॉइंट बिफोर ए ब्लॉक से पहले अगर शिफ्टिंग करते हैं टेकअप पॉइंट को, तो क्या होगा ये आपको, तो उसका डायरेक्टली वो रूल का यहाँ पे एप्लीकेशन है, यही वही रूल का यहाँ पे यूज किया गया। याद कीजिए, आपको रूल्स जो 10 रूल्स लिखा था ब्लॉक डायग्राम में, उसमें से एक रूल यही था, शिफ्टिंग ऑफ, ये टेकअप पॉइंट है, इसको शिफ्ट कर रहे हैं हम लोग बिफोर द ब्लॉक से पहले। तो वो क्या था, यही तो था ना, जी से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, जी एक्स्ट्रा ब्लॉक ऐड करना पड़ता था, जी क्लियर यहां तक। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 31। चलिए क्वेश्चन 31 देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ C बाय R फॉर ए गिवन SFG। यहाँ पे C बाय R का वैल्यू निकालना है आपको, मतलब ट्रांसफर फंक्शन ही निकालना है इस SFG का। तो कैसे कैलकुलेट करेंगे आप बताइए, तो मैं बस मेसन्स गेन फॉर्मूला लगाइए, आप यही करेंगे, मेसन्स गेन फॉर्मूला। तो क्या होगा इसका बताइए, C बाय R इक्वल टू, फॉरवर्ड पाथ क्या है, P1 इंटू डेल 1 प्लस P2, यही तो फॉर्मूला होता है ना, डेल 2, ये डेल 2 है, डॉट 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 डिवाइड बाय 1 डेल होता है, ठीक है। तो यहां फॉरवर्ड पाथ निकालिए, क्या हो जाएगा, फॉरवर्ड पाथ P1 होता है, फॉरवर्ड पाथ गेन होता है, तो फॉरवर्ड पाथ गेन क्या हो जाएगा बताइए, एक ही तो है, एक ही तो पाथ दिख रहा है इनपुट से लेकर के आउटपुट तक, G1 इंटू G2। और लूप का बात करें तो दो लूप दिख रहा है, एक L1 और एक L2, तो क्या हो जाएगा -H1 और L2 इक्वल टू -H2, क्लियर। अब यहाँ नॉन टचिंग लूप्स दिख रहा है क्या, टू नॉन टचिंग, हाँ ऑफ कोर्स दिख रहा है, इस दोनों नॉन टचिंग लूप्स है। तो नॉन टचिंग लूप्स क्या होगा, L1 L2, इसका गेन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, -H1 इंटू -H2 दैट इज इक्वल टू H1 इंटू H2। बस पुट करना है आपको, डेल 1 यहाँ पे क्या हो जाएगा, डेल 1 जो है दैट इज इक्वल टू 1 माइनस क्या होता है बताइए, क्या होता है डेल 1, डेल 1 यही ना होता है कि अगर आप फॉरवर्ड पाथ को रिमूव कर देते हैं, यहाँ पर डेल 1 निकालने के लिए जो इसका पाथ है, इसके करस्पॉन्डिंग जो पाथ आ रहा है, डेल 1 के करस्पॉन्डिंग जो P1 पाथ है, P1 पाथ का तो यही था, इसको अगर रिमूव करने के बाद आपके पास जो भी लूप बचता है, आइसोलेटेड लूप जिसको बोलते हैं,
वो बचता है तो उसी को तो बोलते हैं, उसी से del 1 निकालते हैं। तो अगर इसको रिमूव करते हैं तो ये सारा नोड तो रिमूव हो जाएगा, और जब सारा नोड जब रिमूव होगा तो यहाँ पे कोई लूप बचेगा क्या? नहीं बचेगा। तो कोई लूप नहीं बचेगा तो del 1 इक्वल टू क्या हो जाएगा? सिंपली 1 बचेगा, हो जाएगा। ठीक है, डेल जो होगा वो डेल क्या होता है? 1 माइनस सम ऑफ इंडिविजुअल लूप्स। तो सम ऑफ इंडिविजुअल लूप क्या हुआ? L1 L2। तो यहाँ पे L1 प्लस L2 हो जाएगा, प्लस सम ऑफ प्रोडक्ट ऑफ टू नॉन टचिंग लूप्स। तो टू नॉन टचिंग लूप्स क्या हो जाएगा? L1 L2 है यहाँ पे एग्जिस्ट, तो यहाँ पे L1 L2 हो जाएगा, और तो कुछ एग्जिस्ट कर नहीं रहा, तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस L1 क्या दिया हुआ है? माइनस H1 और माइनस H2 यही दिया हुआ है, और L1 L2 क्या है? H1 इंटू H2। करेक्ट। अब यहाँ पे डेल इक्वल टू क्या आएगा? 1 प्लस H1 प्लस H2 प्लस H1 H2, यही आएगा ना डेल इक्वल टू। डेल इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस H1 प्लस H2 प्लस H1 H2। क्लियर? ये हो गया डेल। अब ये गया del 1। अब हमको पता है P1 पता है, पुट कर दीजिए, P2 तो है नहीं, तो यहां पे क्या आ जाएगा? C बाई आर इक्वल टू क्या हो गया? P1 क्या है? G1 इंटू G2, del 1 हो गया 1, तो ये 1 ही हो जाएगा, डिवाइड बाई डेल क्या है? 1 प्लस H1 प्लस H2 प्लस H1 H2। ये हो गया आंसर। हुआ कि नहीं आंसर? लेकिन ये आंसर गलत है, रॉन्ग। रॉन्ग। एग्जाम में इतना कीजिएगा, सब मस्त वाला मतलब नेगेटिव नंबर मिल जाएगा, एकदम गलत हो जाएगा। समझ में आ रहा ना क्यों गलत हो गया? तो याद कीजिए, मैंने आपको लिमिटेशंस लिखाया था, मेसन्स गेन फॉर्मूला। क्या लिमिटेशंस था? मैंने आपको बताया था, याद कीजिए, 2 लिमिटेशंस बताया था। एक, अगर सेल्फ लूप जो है, इनपुट नोड तो यही है ना, सेल्फ लूप अगर इनपुट नोड के ऊपर रहता है तो वो क्या हो जाता है? सेल्फ लूप अगर इनपुट नोड के ऊपर होता है तो वो उसको हमको रिमूव करना पड़ता है, वो इनवैलिड लूप हो जाता है। समझ में आ रहा है? तो ये इनवैलिड लूप है आपका, ये जो है। अगर सेल्फ लूप कोई भी उसका गेन होना है, कुछ भी गेन होना चाहिए, 1 2 3 4 5 7 0, कुछ भी उसका गेन, 0 नहीं, गेन है तो कुछ वैल्यू होगा, -1 -2। अगर कुछ गेन भी होता है इनपुट लूप में, अगर सेल्फ लूप पता है तो उसको हमको रिमूव करना होगा, वो इनवैलिड लूप है। क्लियर है? इसलिए ये रॉन्ग है, ये पूरा गलत है, हो गया आपका कैलकुलेशन। तो आपको इसलिए मैं ये क्वेश्चन कराया था कि आपको लिमिटेशंस का मैं चाहता पहले बता सकता था, लेकिन आप लोग पूरा देखिए यहाँ तक किए होंगे, क्योंकि आपको अच्छे से रिवाइज नहीं किए होंगे कि लिमिटेशंस हो सकता है सर इसका। जो भी किए होंगे सही से तो वो सही है, लेकिन अगर जो यहाँ तक निकाल दिए होंगे तो वो लोग देख लीजिए, क्योंकि मैंने लिमिटेशंस आपको लिखाया था मेसन्स गेन फॉर्मूला का, तो ये आपका गलत हो जाएगा। क्लियर है? तो यहाँ पे आप इसको सुधारिए, कैसे बनाएंगे इसको बताइए। इसको सुधारने के लिए आपको देखिए इसको कैसे सुधारा जाएगा। जब भी ऐसा कुछ रहता है तो सिंपली क्या कीजिए ना, इस लूप को हटा दीजिए, रिमूव करके जो आंसर आता है उसको निकालिए। इसको हटा दीजिए, इसको हटाने के बाद आपका क्या बच जाएगा? यही बचेगा C बाई आर, क्योंकि ये इनवैलिड है यहाँ पे। क्लियर है? जो भी लूप यहाँ पे इनपुट नोड में आता है उसको रिमूव कर दीजिए, और जो बचता है उसको यहाँ पे रहने दीजिए। अब इसका जो है आपको निकालना है C बाई आर, डायरेक्टली यहाँ निकाल देते हैं। आप क्या हो जाएगा? C इक्वल टू, मैंने तभी वहां पे बताया था, क्या एक क्वेश्चन जो कराया था, C का वैल्यू क्या होगा? यहाँ पे देखने को क्या मिल रहा है? जितना भी इनकमिंग नोड है उसका वैल्यू लिखिए। तो यहाँ पे EX मान लीजिए, इस नोड का क्या लिखिए? X मान लेते हैं। तो C इक्वल टू क्या हो गया? G1 G2 इंटू एक्स। C इक्वल टू क्या हो गया? G2 इंटू एक्स। अरे ये भी तो इनकमिंग है ना, इसी से स्टार्ट हुआ, इसी में आ गया, माइनस H2 इंटू C। यही हो गया। अब इसको इधर ले आइए तो क्या हो जाएगा? C कॉमन हो जाएगा, 1 प्लस H2 इक्वल टू G2 इंटू एक्स। क्लियर है? अब ये x को हमको C बाई आर का चाहिए ना फॉर्म, C बाई आर का फॉर्म चाहिए, तो हमको x को ऐसा करना होगा कि r के टर्म्स में लिखना होगा। तो r x को लिख सकते हैं, x को क्या लिख सकते हैं बताइए? x इक्वल टू इनकमिंग नोड क्या है? इनकमिंग जो ब्रांच है G1 है, तो इसको लिख सकते हैं ना G1 इंटू आर। करेक्ट? G1 इंटू आर लिख दिए। अब इसको रिप्लेस कर दीजिए ना इससे, क्या दिक्कत है? तो C इक्वल टू क्या हो गया? 1 प्लस H2 और G2
अब ये G1 इंटू आर, क्लियर। अब यहाँ पे क्या कीजिए, हमको C बाई आर, तो इसको आर को इधर ले जाएंगे, मतलब ये बिना शॉर्टकट से निकाल सकता है। मैसन्स गेन फॉर्मूला आप नहीं भी लगाएंगे चलेगा, डायरेक्टली इसमें निकाल दिया आपको। मैसन्स गेन फॉर्मूला से वही आएगा, आप कैलकुलेटर देख लीजिएगा। तो ये आपका फाइनली जो है ये ट्रांसफर फंक्शन आ गया इस लूप का। ये आंसर होगा G1 इंटू G2 बाई 1 प्लस H2। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। समझ में आया? तो मैंने इसलिए आपको लिमिटेशन से कराया क्योंकि आपको यहां पे जानना जरूरी था, आप मिस्टेक कर देते एग्जाम में। और जो यहां पे आंसर आया था उसको ऑप्शन ए में रखा जाता था कि आप देखते ही मार देते, टिक मार देते। ठीक है, तो यहां पे आपका जो भी है इसको ध्यान में रखिए। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 31 आपका कंप्लीट हो जाता है, हो गया। चलिए, यहां हमको मैंने बहुत से प्रॉब्लम करा दिया अभी तक में, जो भी क्वेश्चंस था बहुत से प्रॉब्लम कराए मैंने। चैप्टर 3 का भी अच्छे से खासे करवाए हैं। ये था आपका यहाँ प्रॉब्लम सेशन, यहाँ पे खत्म होता है। और आप लोग जो है कल से हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करेंगे, जिसका नाम है RH स्टेबिलिटी क्राइटेरिया, राउथ हर्विज स्टेबिलिटी क्राइटेरिया। वो देखेंगे चैप्टर 4 में, अच्छे से स्टार्ट करेंगे। मेरी प्रॉब्लम लगभग मैंने 60-70 प्रॉब्लम, मतलब यहाँ सब मिला करके कम से कम 70 प्रॉब्लम, 80 प्रॉब्लम, 100 अराउंड सब चैप्टर मिला कर 100 प्रॉब्लम्स मैंने कराए होंगे। ठीक है, तो आपको प्रैक्टिस करते रहना है, करते रहना है आपको। ठीक है, तो अब बस मेहनत करते रहिए, डेफिनेटली आपको कुछ ना कुछ अच्छा होगा। क्लियर है? तो अगले नेक्स्ट क्लास से हम लोग चैप्टर 4 स्टार्ट करने वाले हैं। क्लियर? तब तक बस जुड़े रहिए जेनिक से, प्रैक्टिस करते रहिए, स्वस्थ रहिए, सेफ रहिए। ठीक है, घर पे। थैंक यू।